बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी जो नेक्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया है वो है एनर्जी एंड एंजाइम्स, लाइफ ड्राइविंग एंड कंट्रोलिंग फोर्सेस। आपको यहाँ से ही समझ आ जानी चाहिए कि एनर्जी और एंजाइम्स का आपस में गहरा ताल्लुक है, और ये दो चीज़ें जो है ये हमारी ज़िंदगी को चला भी रही हैं और उसको कंट्रोल भी कर रही हैं। एनर्जी और एंजाइम्स का आपस में क्या ताल्लुक है इसका मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता देती हूँ कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं जिनसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो सब के सब केमिकल रिएक्शंस करते हैं एंजाइम्स। यानी कि एंजाइम्स ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टर्न करेगी व्हील को, हीट फ्रॉम अ फर्नेस हीट, the sound of a jet plane, sound energy, the electric current that lights a bulb, electric energy, the radioactivity in a heart pacemaker, radioactive energy, और the pull of a magnetic energy। ये देखिए ये सारी उसने आपको एग्जांपल्स दी हैं कि कौन कौन सी टाइप की या कौन कौन सी फॉर्म्स हो सकती हैं एनर्जी की। ठीक है, बेसिकली टू स्टेट्स होती हैं एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हम उस एनर्जी को बोलते हैं जो एनर्जी ऑफ मोशन होती है। ठीक है, जैसे थंडरिंग वाटरफॉल, पानी गिर रहा है, जो चीज ऊपर से नीचे आ रही है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, जिसकी वजह से वो नीचे आ रही है। पोटेंशियल एनर्जी है जो स्टोर्ड एनर्जी है, उस चीज के अंदर रहेगी। अ जाइंट बोल्डर पॉइज्ड ऑन अ पिनेकल। ठीक है जी, ये देखें अब ये सॉरी फॉर अ लिटिल पॉज, हम यहाँ पे थे, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे थे कि स्टोर्ड एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। जैसे मिसाल उसने दी है कि एक बड़े से मीनार के ऊपर बड़े से पत्थर को लगाया जाता है तो वो वहाँ पे ही रहता है, वो एनर्जी उसके अंदर स्टोर्ड रहती है जब तक वो गिरता नहीं वहाँ से। ठीक है, इन अ लिविंग एनिमल एनर्जी इन केमिकल बॉन्ड्स इज अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो केमिकल बॉन्ड्स की फॉर्म में एनर्जी होती है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। एनिमल यूज द बॉन्ड एनर्जी इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स टू अकम्प्लिश बायोलॉजिकल वर्क। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं दे आर अकरिंग विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, और वो केमिकल बॉन्ड्स के टूटने से मिल रही होती है, ये केमिकल रिएक्शंस के होने से मिल रही होती है। तो वो उसने एग्जांपल दी है कि बॉन्ड्स की एनर्जी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की के अंदर एनर्जी स्टोर्ड हुई होती है, एंड दैट इज नेसेसरी टू कंप्लीट द बायोलॉजिकल वर्क। Much of the work an animal performs involves the transformation of potential energy to kinetic energy in itself। और जितने भी काम होने होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन होती है एनर्जी की, स्टोर्ड एनर्जी को एनर्जी ऑफ मोशन में चेंज किया जाता है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज किया जाता है, पोटेंशियल एनर्जी को फिर जाके काम होता है। द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू मेजर एनर्जी इज इन टर्म्स ऑफ हीट प्रोडक्शन। सबसे आसान तरीका जो है वो मेजर करने का एनर्जी को कि वो देख लिया जाता है कि कितनी हीट प्रोडक्शन हो रही है। दिस इज वाई द स्टडी ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक्स। इसीलिए इसे जो एनर्जी की स्टडी है उसे थर्मोडायनामिक्स कहा जाता है, बिकॉज वी ऑलवेज मेजर द एनर्जी फ्रॉम मेजरिंग द हीट प्रोडक्शन, कि कितनी हीट पैदा हुई है उतनी ही एनर्जी वहां से रिलीज हुई है। द मोस्ट कॉमनली employed unit for measuring heat in an animal is the kilocalories or nutritional calorie। नोटिस द सी, लार्ज सी, मतलब कि अगर कैपिटल सी में लिखा गया है तो वो कैलोरीज है सिर्फ, और अगर किलो कैलोरीज में मेजर किया जा रहा है एनर्जीज को ऑर्गेनिजम्स के अंदर तो वो किलो कैलोरीज में लिखा जाएगा। ठीक है, किलो कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट नेसेसरी टू रेज 1 kg ऑफ वाटर टू 1 डिग्री सेल्सियस एंड इज इक्वल टू 1000 कैलोरीज। ये अब उसने किलो कैलोरी की डेफिनेशन दी है कि उतनी अमाउंट हो हीट की जो कि 1 kg पानी को 1 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर बढ़ाने के काम आए। ठीक है, और वो 1000 कैलोरीज होती हैं। A reasonable daily intake of energy for an average person is approximately 2000 to 2500 kilocalories। डेली इनटेक ऑफ एनर्जी हमारी जो है एवरेज 2000 टू 2500 किलो कैलोरीज होती हैं। ठीक है, और a calorie, notice the small c, is the amount of heat it takes to raise the temperature of 1 gram of water
टू 1 डिग्री सेल्सियस, यूजली फ्रॉम 14.5 टू 15.5। ये सिर्फ टर्म्स हैं, इसकी आपको डेफिनेशंस आनी चाहिए। आमतौर पे शॉर्ट क्वेश्चंस में या एमसीक्यूज वगैरह में ये चीजें आती हैं, तो प्लीज मेक योर कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट वन वाज द लॉज ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। लॉज में अब दो लॉज इसने बताए हैं यहाँ पे, टू लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गवर्न एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समटाइम्स कॉल्ड द लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। पहला लॉ, जिसे हम एनर्जी कंजर्वेशन लॉ भी बोलते हैं, states that energy can neither be created nor be destroyed। ये भी मैंने जो आपसे बात की, ओनली ट्रांसफॉर्म, ना तो एनर्जी पैदा हो सकती है, ना उसको तबाह किया जा सकता है, वो सिर्फ एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चेंज हो जाती है। What this mean is that energy can change from one form to another। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी पासिस थ्रू अ हॉट प्लेट टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी, और कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम पोटेंशियल टू काइनेटिक एनर्जी। या काइनेटिक से पोटेंशियल से काइनेटिक में चेंज हो गया। स्कर्ल ईट्स अ नट एंड देन यूजेस दिस एनर्जी टू क्लाइंब अ ट्री। एक स्कर्ल ने पहले नट ईट किया है, ठीक है, उससे उसकी बॉडी में एनर्जी आई है, और फिर उसने उस एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए एक जगह से दूसरी जगह पे मूव की है, वो दरख्त के ऊपर चढ़ी है, तो वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज की है उसने। बट इट कैन नेवर बी लॉस्ट और क्रिएटेड। लेकिन एनर्जी कभी भी जाया नहीं होती, कभी खत्म नहीं होती, ना ही उसे पैदा किया जाता है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है। Thus the total amount of energy in the universe remains constant। तो पूरी कायनात के अंदर total amount of energy remains constant, एक जितनी ही रहती है, क्योंकि ना तो और बननी है, ना ही ये खत्म होनी है। एनर्जी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड। ये बात याद रखें। हमें लगता है कि ये एनर्जी अब यूज हो गई है, खत्म हो गई, नो, इट चेंजेस इट्स फॉर्म्स, ठीक है। दूसरा लॉ है जी, all objects in the universe tend to become more disordered and that the total amount of disorder in the universe is continually increasing। अच्छा जी, जितने भी इस कायनात में चीजें हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो मजीद खराब हो रहे हैं। इसलिए पूरी दुनिया में मौजूद खराब चीजों की या खराबियों की जो तादाद है, जो मिकदार है, वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है। द मेजर ऑफ दिस डिग्री ऑफ डिसऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एंट्रोपी। इसे हम एंट्रोपी बोलते हैं। इस टर्म को का नाम जो है एंट्रोपी है। कंसिडर दिस सिंपल इलिस्ट्रेशन। आप देखें, एग्जांपल दे रहा है। व्हेन नेचुरल गैस बर्न्स इन अ स्टोव, जब चूल्हे के अंदर नेचुरल गैस जलती है, the potential chemical energy stored in the bonds of the gas molecules is converted to light, the blue flame and the heat। जो गैस के केमिकल बॉन्ड्स के अंदर एनर्जी स्टोर्ड थी, वो गैस मॉलिक्यूल ने कन्वर्ट कर दी है लाइट में, जो कि ब्लू फ्लेम की सूरत में हमें मिल रही होती है, और हीट में। सम ऑफ द हीट एनर्जी कैन बी यूज टू बॉयल वाटर ऑन द स्टोव। कुछ एनर्जी तो इस्तेमाल हो जाएगी पानी बॉयल करने में, एंड सम इज डिसिपेटेड इनटू द किचन, और कुछ जो है वो किचन में बस फैल जाएगी। जैसे अगर जब चूल्हा जल रहा होता है तो हमारे किचन में जो है वो हीट बढ़ जाती है, और अगर लाइट ऑफ करके आप देखें चूल्हा जल रहा है तो वो रोशनी भी देगा फ्लेम, वेयर इट इज नो लॉन्गर अवेलेबल टू डू वर्क। और इस ये जो लाइट एनर्जी होगी, ये किसी काम में नहीं आ रही होगी। जो हीट डिसिपेटेड हो गई है किचन के अंदर, वो कोई काम करने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकेगी, वो बस वहां पे डिसिपेट हो गई है। दिस अनयूजेबल एनर्जी रिप्रेजेंट्स इंक्रीज्ड एंट्रोपी। ये जो अनयूजेबल एनर्जी होगी, जिसे हम किसी काम में नहीं ला सकते, उसे हम एंट्रोपी की सेंस में कंसीडर करते हैं कि इसने डिसऑर्डर कॉज किया है, कि ये एनर्जी अब जाया हो गई है। एक तरह से है तो एनवायरनमेंट के अंदर ही, यूनिवर्स के अंदर ही मौजूद है, लेकिन अब ये किसी काम में नहीं आ सकती, ठीक है। These are the two laws. The first one is law of conservation and the second one is entropy, ठीक है। तो ये हमारे दो लॉज थे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा एक्टिवेशन एनर्जी। हम देख लेते हैं, अगर तो ये शॉर्ट है तो मैं इसको भी डिस्कस कर देती हूँ, वरना इसके लिए सेपरेट रिकॉर्ड करना पड़ेगा, सेपरेट ही करना पड़ेगा आई गेस। चले देखते हैं एक्टिवेशन एनर्जी है क्या जी। मोस्ट केमिकल रिएक्शंस रिक्वायर एन इनपुट ऑफ एनर्जी टू स्टार्ट। मिनिमम एनर्जी जो चाहिए हो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए, किसी भी सिस्टम को स्टार्ट होने के लिए, किसी भी काम को शुरू होने के लिए, उसे हम बोलते हैं दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। अ मैच इज लिट। माचिस की तीली जब जलाई जाती है, एंड द हीट एनर्जी इज यूज्ड टू स्टार्ट वुड बर्निंग इन अ फायरप्लेस। आग जलाने के लिए, लकड़ियों को जलाने के लिए जो माचिस की तीली जलाई जा रही है, वो हीट एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी, इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द
दैट प्रोसेस टू स्टार्ट द प्रोसेस विच वन इज नोन एज बर्निंग। बर्निंग प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए हमें मैच बॉक्स की स्टिक को इसको जलाना पड़ता है, वो एक्टिवेशन एनर्जी है उसके लिए। एट द केमिकल लेवल इनपुट एनर्जी मस्ट ब्रेक एग्जिस्टिंग केमिकल बॉन्ड्स। केमिकल लेवल पे अगर हम बात करें तो इनपुट एनर्जी जो है उसकी वजह से केमिकल बॉन्ड्स टूटते हैं बिफोर न्यू बॉन्ड्स कैन फॉर्म। नए बॉन्ड्स तब बनेंगे, पहले जब पुराने टूटेंगे तो ना, तब वो कोई और शक्ल लेगा। इन थर्मोडायनेमिक्स दिस इनपुट एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ये जो इनपुट एनर्जी होती है जो किसी प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए दी जाती है, लगाई जाती है, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। इन अ रिएक्शन विद अ नेट रिलीज ऑफ एनर्जी। नेट रिलीज मतलब टोटल कितनी एनर्जी रिलीज होगी। द रिएक्टेंट कंटेन्स मोर एनर्जी देन द प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स के अंदर ज्यादा एनर्जी होगी प्रोडक्ट से। इन अदर वर्ड्स द अमाउंट ऑफ दिस एक्सेस एनर्जी कॉल्ड फ्री एनर्जी released into the environment is greater than the activation energy required to initiation of the reaction। अच्छा जी, रिएक्टेंट्स के अंदर एनर्जी ज्यादा होती है प्रोडक्ट से, और क्या होता है कि जब एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड की जा रही होती है तो जो चीज हम स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मैच बॉक्स की बात की है या केमिकल बॉन्ड्स की बात की है, तो उसके अंदर इनपुट एनर्जी या एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी होती है टोटल। अब जैसे अगर आपने कैंडल्स कभी जलानी हो तो आप एक मैच स्टिक जलाते हैं और उससे आप 4 5 6 7 कैंडल्स को लाइट कर सकते हो, रोशन कर सकते हो। वो एनर्जी एक कैंडल के जलाने से ज्यादा थी उसके अंदर, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि अगर आपने सिर्फ एक कैंडल जलानी है तो आप एक जला के फिर बाकी की वेस्ट कर देंगे वो, ठीक है। तो वो रिएक्टेंट के अंदर या उस इनपुट एनर्जी जो थी वो ज्यादा थी हमारी जरूरत से, ठीक है। तो जरूरत से ज्यादा थी तो वो क्या होगा, फ्री एनर्जी के तौर पे एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाएगी। These reactions occur spontaneously and are called exergenic, ठीक है। तो एक्सोजेनिक बोला जा रहा है इनको, और ये स्पॉन्टेनियसली होते हैं, मतलब कि खुद ही हो रहे हैं एकदम से फौरी तौर पे। इन कंट्रास्ट अ केमिकल रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट कंटेन्स मोर एनर्जी देन द रिएक्टेंट requires a great input of energy from the environment than is released। अच्छा जी, क्या होगा केमिकल रिएक्शंस की सूरत में, क्या है जी, प्रोडक्ट्स के अंदर ज्यादा एनर्जी होगी रिएक्टेंट से, और इनको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इन्वायरमेंट से, मतलब कि एनर्जी रिलीज कम होगी, ठीक है, और प्रोडक्ट की फॉर्म में ज्यादा आएगी। बिकॉज दीज रिएक्शंस डू नॉट अकर स्पॉन्टेनियसली एंड आर कॉल्ड एंड्रोजेनिक। ये क्योंकि स्पॉन्टेनियसली नहीं होते इसलिए इनको एंड्रोजेनिक बोला जाता है। एक्सर्जेनिक और एंड्रोजेनिक, ये आपको याद रखनी है टर्म्स कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को हम एक्सर्जेनिक बोलते हैं और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को हम एंड्रोजेनिक बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट सब्सटेंसेस कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट सब्सटेंसेस, वो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट सब्सटेंस जो कि प्रोडक्ट सब्सटेंस में कन्वर्ट होने के लिए जरूरी है इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज द रिएक्शन रेट। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के दौरान जितने रिएक्टेंट्स जो हैं वो सब्सटेंस प्रोडक्ट्स के अंदर चेंज हो जाएंगे उसे हम रिएक्शन रेट बोलेंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा कि थोड़ा सा जल्दी से वाइंड अप करते हैं, ठीक है, क्योंकि शायद टाइम जो है वो मीटिंग का वो काम रह गया है। अच्छा जी, ये देखें, ये उसने दिखाई है एक्टिवेशन एनर्जी। ए और बी रिएक्टेंट्स हैं, यहाँ ए बी जुड़ के एक प्रोडक्ट बन रही है, और एनर्जी कितनी रिलीज हुई है प्रोडक्ट फॉर्मेशन में वो आपको दिखा रहा है कि इस लेवल तक एनर्जी रिलीज हुई है। पहले रिएक्टेंट्स के अंदर थी वो एक्टिवेशन एनर्जी उनको दी गई है हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी पे, और फिर वो प्रोडक्ट की फॉर्म में आए हैं तो प्रोडक्ट की जो एनर्जी लेवल है वो कम है यहाँ पे। अब ये देखें एक्सोजेनिक में स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस में क्या होगा कि अमाउंट जो होगी रिएक्टेंट की यहाँ पे ब्रेक डाउन होनी है रिएक्टेंट्स की, और फिर दो प्रोडक्ट्स बननी है, तो यहाँ पे भी नीचे आ जाएंगी प्रोडक्ट लेवल की एनर्जी। और ये देखें यहाँ पे स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस है, एंड्रोजेनिक है, तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे रिएक्टेंट बनने हैं, मतलब रिएक्टेंट से जुड़ के एक प्रोडक्ट बनना है तो इनकी एनर्जी लेवल ऊपर जाएगी, ठीक है। जब टूटने होंगे तो फिर एनर्जी लेवल कम होगा, नीचे आ जाएगा, क्योंकि इनके टूटने से जो एनर्जी रिलीज होगी वो फ्री एनर्जी बन जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि जुड़ने हैं इसलिए इसको एनर्जी इनपुट ज्यादा देनी पड़ेगी, फिर ये दोनों जुड़ेंगे।
अच्छा जी, रिएक्शन रेट ऑफ एन एक्सर्जेनिक रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन हाउ मच एनर्जी द रिएक्शन रिलीजेस। एक्सर्जेनिक में या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में इस बात पे रिएक्शन रेट डिपेंड नहीं करता कि कितनी एनर्जी रिलीज की गई है रिएक्शन के अंदर या रिएक्टेंट्स की तरफ से, बट ऑन द अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन टू बिगिन। लेकिन सिर्फ उसे रिक्वायर्ड अमाउंट चाहिए होती है एनर्जी की अपना रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए। ये देखें, उसके बाद कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है उसे इस बात से उस रिएक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये देखें जी, द लार्जर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, जितनी ज्यादा एनर्जी होगी केमिकल रिएक्शन की स्टार्ट होने की, द मोर स्लोली द रिएक्शन अकर्स, उतनी ही आहिस्ता आहिस्ता वो रिएक्शन अकर होगा। बिकॉज एट अ गिवन टेम्परेचर फ्यूअर मॉलिक्यूल सक्सीड इन ओवरकमिंग द नेचुरल एनर्जी हर्डल, क्योंकि गिवन टेम्परेचर के ऊपर मुश्किल होता है उन मॉलिक्यूल्स को सक्सेसफुली अटैच होना या सक्सेसफुली उस रिएक्शन से गुजरना। टेम्परेचर इज अ वेरी बिग फैक्टर टू अफेक्ट ऑल द केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। हाउएवर एक्टिवेशन एनर्जीज आर नॉट फिक्स्ड, हर रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी सेम नहीं होती, डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन सर्टेन केमिकल बॉन्ड्स आर स्ट्रेच, जब उनको स्ट्रेस किया जाता है केमिकल बॉन्ड्स को टूटने के लिए मजबूर किया जाता है, दे मे ब्रेक मोर इजीली, तो हो सकता है वो आसानी से टूट जाएं। अफेक्टिंग अ केमिकल बॉन्ड इन अ वे दैट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन इज कैटालिसिस, जब किसी केमिकल बॉन्ड की एनर्जी को कम कर दिया जाता है, ठीक है, तो हम उस प्रोसेस को कैटालिसिस बोलते हैं, ठीक है। कैटालाइसिस मतलब कि ब्रेक डाउन होनी है लेकिन कम आहिस्ता आहिस्ता होगी। एनी सब्सटेंस दैट परफॉर्म्स कैटालिसिस इज कॉल्ड अ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट की प्रेजेंस में वो फॉर्म वो होगा प्रोसेस, तो हम उसे कैटालिसिस बोलते हैं। और कैटालिस्ट जो होगा वो स्लोली उस चीज को, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी क्योंकि कम होती है तो वो कैटालिस्ट क्या करता है, अपनी एनर्जी उसको दे के प्रोसेस करवाएगा तो वो स्लोली स्लोली हो जाएगा। A catalyst is a substance that accelerates the rate of a chemical reaction. ऐसा सब्सटेंस जो कि एक्सेलरेट कर देता है केमिकल रिएक्शन के रेट को, उसे हम कैटालिस्ट बोलते हैं। इट इज और अलाउज इट टू प्रोसीड एट लोअर एनवायरमेंटल टेम्परेचर, ये कम टेम्परेचर पे हेल्प करता है, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा आज कंप्लीट हुआ, तो आप लोगों ने मुझे बताना है आप लोगों को समझ भी आ रही है कि नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखें।